वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में जो पिछले लेक्चर में आपने देखा था, क्वेश्चन था एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस, और वो नीट 2016 का क्वेश्चन भी है, उसका एक्सप्लेनेशन। साथ ही साथ आप लोग कमेंट भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और जो भी आपकी प्रॉब्लम हो उसे कमेंट बॉक्स में रिप्रेजेंट करें, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है और हमें किस तरह ये लिंक करना चाहिए। ओके, तो एज यूजुअली जैसा कि हम सभी जानते हैं, चार्ज पार्टिकल या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। तो एज यूजुअल जैसे कुछ काम आप बैठ के करते हैं, कुछ दौड़ते हुए करते हैं, तो कोई भी पार्टिकल, चाहे चार्ज पार्टिकल हो चाहे न्यूट्रल पार्टिकल हो, अब चार्ज पार्टिकल या तो पॉजिटिव होगा और या तो निगेटिव होगा, और इसकी दो ही स्टेट हो सकती हैं, या तो चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होगा और या चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा। तो यही पूरी 12th की फिजिक्स है कि लेट्स सी चार्ज करता क्या है। तो जब ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होता है, तो चार्ज एट रेस्ट, याद रहे, चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहां मैग्नेटिज्म की दुनिया का नाम भी नहीं होता। अगर चार्ज रेस्ट पे है तो केवल इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, और साथ ही साथ स्टडी ऑफ दीज इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। यही आपका पहला 2 चैप्टर है जिसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। वो केवल उस बिहेवियर की स्टडी है जो चार्ज रेस्ट में प्रोड्यूस करता है। तो अगर क्वेश्चन को ध्यान दें, अगर ये पूछता कि चार्ज रेस्ट पे क्या, तो पहला ऑप्शन करेक्ट होता इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। अगर चार्ज मोशन में है तो मैकेनिक्स में 1D 2D मोशन में आपने पढ़ा, या तो मोशन यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट बट एक्सीलरेशन जीरो। जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट और एक्सीलरेशन इज नॉट जीरो। या तो वो एक्सीलरेटेड होगा या तो रिटार्डेड होगा। एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो सकता है, एक्सीलरेशन वेरिएबल हो सकता है। तो अब ये देखना है कि अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है। तो चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन, चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूसेस electric effects and magnetic effects, both but do not radiate any form of energy। किसी भी तरह की एनर्जी का रेडिएशन नहीं करता। और यही आपका थर्ड चैप्टर जिसका नाम करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म है, ईएमआई है, एसी है, सेमीकंडक्टर फिजिक्स है, ये सारे चैप्टर 12th के किस पर बेस है, चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन। तो चार्ज रेस्ट पे है तो केवल इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में है तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है, लेकिन किसी तरह की एनर्जी का रेडिएशन नहीं करता। क्या ये बात क्लियर हुई? आगे बढ़ा जाए। ओके, और जो आपका पूछा गया क्वेश्चन है कि एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस, so accelerated accelerated charge particle
produces electric effect and magnetic effect both, along with electromagnetic radiation. Electromagnetic, which is also called electromagnetic wave. तो यही फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है जो पिछला क्वेश्चन था। अगर एक्सिलरेटेड है चार्ज पार्टिकल, चाहे रिटार्डेड हो, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। अब अगर आप सेकेंड बुक पूरी छोड़ रे ऑफ इसको छोड़ दें, आप जानते हैं कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से आप मोबाइल में बातें करते हैं, आप टेलीविजन में पिक्चर देखते हैं, आप कंप्यूटर नेट सर्फिंग करते हैं, तो पूरी रे ऑप्टिक्स को छोड़ करके पूरी सेकंड बुक कहानी है किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। और याद रहे अब तक साइंस में केवल और केवल एक ही प्रिंसिपल है, ओनली एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, व्हाट आर द वेरियस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, हाउ चार्ज इज प्रोवाइडिंग ऑल दीज इफेक्ट्स, ये कैसे कैसे ये सारे इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, उसके बिहेवियर क्या है, ये जानना अगला कदम होगा। Properties of charge. तो वेरियस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, जिसमें फर्स्ट चार्ज इज एडिटिव, दूसरी प्रॉपर्टी है चार्ज इज इनवेरिएंट, तीसरी प्रॉपर्टी है चार्ज इज कंजर्व्ड, फोर्थ प्रॉपर्टी है चार्जेस लीक्स एज वेल, यानी चार्ज का लीकेज भी होता है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, and similar charges experiences force of repulsion, whereas non-similar charges
charges experiences force of attraction तो वेल अब अगर बोर्ड के हिसाब से देखें तो आपका क्वेश्चन ये भी होता है कि स्टेट और राइट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस 5 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो केवल प्रॉपर्टी लिखनी है जस्ट इन शॉर्ट जैसा कि यहां मेंशन है और हर प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करना अगला कदम होगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जहां कुछ बताना नहीं है आपको, चार्ज इज एडिटिव, जिसका सिंपलेस्ट मीनिंग ये है कि किसी भी मटेरियल पे चार्ज को या तो ऐड किया जा सकता है या तो सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो किसी भी पार्टिकल पर चार्ज को कम या ज्यादा किया जा सकता है, चार्ज कैन बी एडेड और चार्ज कैन बी सब्ट्रैक्टेड। और दूसरा पॉइंट है चार्ज इज इनवेरिएंट। अब इसे समझने के लिए नेक्स्ट पॉइंट जो आपका थोड़ा सा बैकफ्लैश में जाना होगा वो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बाय आइंस्टीन। Einstein's special theory of relativity। आइंस्टाइन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अगर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी या तो कांस्टेंट होगी और या तो एक्सेलरेट होगी, और मोशन करने वाला पार्टिकल या तो न्यूट्रल होगा या चार्ज होगा। यहां बातें पूरी 12th की फिजिक्स में चार्ज पार्टिकल की बातें होंगी। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन परफॉर्म कर रहा है और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो वेलोसिटी इंक्रीज होने से उस पार्टिकल का मास इंक्रीज होता है एंड मास इंक्रीज ड्यू टू वेलोसिटी। तो एट सर्टेन वेलोसिटी हाउ मच इज द मास दैट इज सेड टू बी रिलेटिव मास ऑफ पार्टिकल, और जब वो रेस्ट पे है उस समय जो उसका मास है दैट इज सेड टू बी रेस्ट मास या फिजिकल मास ऑफ द पार्टिकल। सो मास ऑफ द पार्टिकल, mass of particle increases with velocity called relative mass। और अगर इसे mr से लिखा जाए, if m0 is rest mass of the particle और आपको चाहिए mr, तो रिलेटिव मास ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू m0 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर, जहां v वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है और c वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो अगर पार्टिकल रेस्ट पे है तो इफ वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 देन मास ऑफ पार्टिकल m0 which is rest mass फिजिकल मास। याद रहे आपने अभी इससे पहले पढ़ा
कि जब कोई चार्ज पार्टिकल है तो चार्ज ऑन पार्टिकल ओनली डिपेंड्स अपॉन रेस्ट मास, और यही आपने कहा चार्ज इज इनवेरिएंट, यानी चार्ज ऑन पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। तो थोड़ी देर ये देखें कि अगर वेलोसिटी जीरो है इस समय, जो पार्टिकल का मास है वही रेस्ट मास है, वही फिजिकल मास है, और चार्ज केवल इसी पर डिपेंड करता है। तो ये ना भूलें, चार्ज ओनली डिपेंड्स अपॉन रेस्ट मास। अब अगर पार्टिकल की वेलोसिटी इनफाइनाइट हो जाए, क्यों इनफाइनाइट? फोटॉन, लाइट, जिसमें हम सभी लोग हैं, तो लाइट का पार्टिकल फोटॉन है, फोटॉन का स्पीड, लाइट की स्पीड विच इज 3 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो मास गोज इनफाइनाइट। अब अगर कोई आपसे यह पूछे कि फोटॉन का मास कितना होता है, तो क्या जवाब होगा आपका? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, ये केवल रिलेटिव मास है। फोटॉन का रेस्ट मास जीरो होता है। यह भी आपका क्वेश्चन में ध्यान रखना होगा कि रेस्ट मास ऑफ फोटॉन जीरो, इट हैज ओनली रिलेटिव मास। और जब रेस्ट मास जीरो है, दैट मीन्स ना ही इलेक्ट्रॉन को अंदर किया जा सकता ना बाहर, तो फोटॉन का रेस्ट मास जीरो है, इसलिए चार्ज पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इट हैज नो फिजिकल मास, नो रेस्ट मास। तो ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैड रेस्ट मास जीरो, हेंस न्यूट्रल। इसलिए न्यूट्रल होते हैं और उन्हें चार्ज नहीं किया जा सकता क्योंकि फिजिकल मास जीरो है। सो रेस्ट मास ऑफ फोटॉन is equal to 0, hence neutral। और जब ये लाइट की वेलोसिटी से चलना शुरू करता है तब भी न्यूट्रल रहता है, और इन दिस स्टेट आल्सो न्यूट्रल। तो क्या ये बात समझ में आई? अब यहां से 2 पॉइंट कंक्लूड करना है, और वो आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी दिया जाता है कि अगर पार्टिकल मोशन में है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी चेंज होने की वजह से चार्ज विल नॉट चेंज, चार्ज विल नॉट चेंज, बट वेलोसिटी विल चेंज। अब वापस पॉइंट पे आ जाएं, तो प्रॉपर्टी लिखी थी चार्ज इज इनवेरिएंट। इसका मीनिंग क्या है? चार्ज ऑन पार्टिकल डज नॉट depend upon velocity, वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। अब इसी बात को छोटे से क्वेश्चन के साथ देखा जाए। जैसे क्वेश्चन आपके सामने, अ चार्ज पार्टिकल having charge q coulomb moving with velocity
10 to the power 5 meter per second. If the velocity of particle increase ten times, then charge on particle becomes, पहला ऑप्शन रिमेन्स अनचेंज यानी कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरा ऑप्शन 10 टाइम्स कम हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन है 10 टाइम्स बढ़ जाएगा, या आप ये कहना चाहते हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो सोचें क्या कर सकते हैं। चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज क्यू करो एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीज, चाहे वेलोसिटी बढ़ा दे या घटा दे तो चार्ज की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता वेलोसिटी चेंज होने से। वही एक लाइन का मतलब है चार्ज इज इनवेरिएंट, जिसका माने है कि चार्ज किसी भी पार्टिकल पर चार्ज की वैल्यू उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करती। और ये बताया गया इसीलिए फोटॉन जब रेस्ट पे था तब भी चार्ज जीरो था, और जब लाइट की वेलोसिटी से चलना शुरू कर दिया चाहे इनफाइनाइट हो जाए तब भी चार्ज क्या रहेगा, जीरो। अब क्यू कूलम चार्ज था और ये 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रहा था। अगर आपने वेलोसिटी को 10 टाइम्स बढ़ा दिया तो चार्ज की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसलिए पहला आंसर ही करेक्ट होगा। यही मतलब है चार्ज इज इनवेरिएंट। क्या ये बात समझ में आई? तो लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। If velocity of a charged particle increased, अगर किसी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को बढ़ा दिया जाता है देन mass increases, charge increases। दूसरा ऑप्शन mass remains same, charge remain same। Mass increases, charge remain same। Mass remain same, charge increases। तो सी द क्वेश्चन और सोचें, आप बताएं क्या कहना चाहेंगे। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है उसका मास इंक्रीज होता है तो मास वेलोसिटी इंक्रीज होती है, तो मास और चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा? तो दो बातें एक साथ ही हैं। अगर वेलोसिटी चेंज करते हो तो चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होती, क्योंकि चार्ज केवल रिलेटिव मास पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर वेलोसिटी चेंज करते हो तो मास चेंज होता है। वेलोसिटी बढ़ाओगे
तो मास बढ़ेगा, वेलोसिटी घटाओगे तो मास घटेगा। और यही सीखा आपने आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। तो करेक्ट ऑप्शन यहां क्या होगा? थर्ड ऑप्शन इज अप्रोप्रिएट। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। मास इंक्रीजेस बट चार्ज रिमेन सेम। क्यों? तो सीधा सा ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, और आप जानते हो कि रिलेटिव मास इज इक्वल टू m0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। और दूसरी बात आपने जो चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ी, चार्ज इज इनवेरिएंट। तो क्या ये दोनों बातें समझ में आई? अगर कोई हिच रह जाती है तो प्लीज कम अप विथ इन कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में अपना व्यू दें, या जो बातें नहीं समझ में आए उन बातों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, या तो फिजिकल वर्ड, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क और एनर्जी। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट आर द क्वांटिटीज ओबेज द लॉ ऑफ फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजर्वेशन, फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजर्वेशन, तो इस दुनिया में केवल 4 ही क्वांटिटी हैं जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को ओबे करती हैं फंडामेंटली। वो कौन कौन सी हैं? मोमेंटम। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा कि इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, momentum of particle or system of particle remains constant। ये फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। फिर आपने वर्क और एनर्जी में पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। याद है, मैकेनिकल एनर्जी फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजर्वेशन नहीं है, लेकिन एनर्जी की बात करें तो एनर्जी इज कंजर्व। अब उसी बात को वहां कैसे स्टेट करते हो? एनर्जी नाइदर कैन बी प्रोड्यूस्ड nor can be destroyed, but it can be changed from one form to other form। Similarly, अब बातें होंगी चार्ज की। तो थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, चार्ज इज कंजर्व। Charge is conserved means charge obeys law of conservation। अभी आपका बोर्ड में भी क्वेश्चन स्टेट व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो जहां भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन है वो सबसे ज्यादा पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन का क्वेश्चन है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम, रोटेशनल मोशन से क्वेश्चन फिक्स है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से क्वेश्चन फिक्स है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो पूरी फिजिक्स में यूज करते हो, यहां बातें हो रही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो हाउ कैन यू एक्सप्रेस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? तो चार्ज neither can be produced nor can be destroyed, it can be changed from one form to other form। Charge neither can be produced nor can be destroyed, but it can be changed from one form to other form। तो चार्ज नहीं मर सकता है और नहीं इसे पैदा किया जा सकता है। तो
किसी भी सिस्टम, चार्ज पार्टिकल सिस्टम में चार्ज क्या रहता है, कंजर्व। बट यस इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। तो आप बताएं ये फॉर्म कौन चेंज कर सकता है? अब इसी बात को आप एक लाइन में एक्सप्रेस, और आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मीन्स, और ये लाइन ना हो तो क्या करेंगे आप? इसका ही इनडायरेक्टली मीनिंग है, अगर चार्ज को दुनिया से अलग थलग कर दें, किसी से कोई इंटरेक्शन ना हो, उसी को आइसोलेशन कहते हैं। तो इसी सेंटेंस को दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, चार्ज ऑन आइसोलेटेड पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट। तो मैं इसी बात को लिखूं, चार्ज ऑन isolated particle remains constant। आप बताओ क्यों? कि अगर कोई पार्टिकल आइसोलेटेड है तो उसके चार्ज की वैल्यू नहीं चेंज होगी। क्यों? क्योंकि चार्ज कंजर्व है, ना ही इसे कोई मार सकता है और ना ही कोई इसे प्रोड्यूस कर सकता है। हाँ, इसका फॉर्म जरूर चेंज होगा, बट फॉर्म कौन चेंज करता है? फॉर्म चेंजेस बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन। और इंटरेक्शन आइसोलेटेड है तो कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, और जब कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है तो चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होगी, चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्या ये बात समझ में आई? अब अगर इंटरेक्शन हो रहा है, उसी को आप फिजिकल फेनोमेनन कहते हो। फिजिक्स 11th 12th या कहीं भी हो, आप फिजिकल इंटरेक्शन के बारे में ही पढ़ते हो। तो अगर चार्ज पार्टिकल भी इंटरेक्शन कर रहा है तो आपने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी, चार्ज इज एडिटिव, यानी चार्ज की वैल्यू या प्लस होगी या माइनस होगी। तो अब कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? चार्ज ऑन पार्टिकल और सिस्टम ऑफ पार्टिकल अलजेब्रिक सम ऑफ चार्ज रिमेन्स कंजर्व। Algebraic sum of charge of particle or system of particle remains conserved। इसका मतलब अगर एक पार्टिकल चार्ज Q1 है और दूसरा पार्टिकल है चार्ज Q2 है, और इन दोनों के बीच इंटरेक्शन, उसी को प्लस माइनस से रिप्रेजेंट करते हो, तो बराबर होगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश। We will see the question based on this कि how charge is conserved, और ये शॉर्टकट का काम करता है all other major cases। तो क्या ये बातें समझ में आई?